मैम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और बहुत कुछ कवर करने को है। मीनवाइल बच्चे ज्वाइन करते रहेंगे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है मैम। ओके, तो हम पढ़ रहे थे रिकर्शन एंड जस्ट ए क्विक ओवरव्यू। ये हमारा इंडेक्स था, followed by a few theoretical aspects of recursion. Then we took an example, infinite recursion, properties of recursion, base case, recursive case, points to remember. एक स्टैक स्ट्रक्चर देखा था, रिकर्सिव कोड के लिए स्टैक स्ट्रक्चर देखा था, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था, देन यू हैड योर 4 एग्जांपल्स, रिकर्सिव लीनियर सर्च का नॉन रिकर्सिव कोड, रिकर्सिव कोड, उसके बाद आपका ये सेकंड क्वेश्चन फॉलोड बाय अ थर्ड क्वेश्चन, बाइनरी सर्च का नॉन रिकर्सिव कोड, फिर बाइनरी सर्च का रिकर्सिव कोड। यहां हमने अपनी क्लास खत्म की थी विद दिस क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन है, पहले उसका सॉल्व करो, तब तक बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करेंगे एंड गिव मी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। एक आंसर आ गया हमारे पास, अर्चित का ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा का भी ऑप्शन नंबर ए। ए सी, हिमांशी का ऑप्शन नंबर सी, आदर्श ऑप्शन बी, सृष्टि ऑप्शन ए, तन्वी ऑप्शन ए, राखी ऑप्शन ए, मुस्कान बी 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 बी। ओके ओके मैम, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन है, इसका आंसर है ए। जिन लोगों ने आंसर दिया ए, वेरी गुड। जिन नहीं दे पाए वो देख लो। बेसिकली ये जो कोड लिखा हुआ है इसका भी इतना यूज नहीं है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द मिडिल वैल्यूज। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आप कर लोगे। सो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, पहली मिड वैल्यू क्या निकलेगी? 0 + 6 डिवाइड बाई 2 विच इज 3। तो आपका पहला आएगा 91। अब 91 से आपका 99 कंपेयर होगा, क्योंकि बराबर नहीं है तो या तो लेफ्ट या राइट जाएगा। 99 91 से बड़ा है, 99 इज ग्रेटर देन 91, सो इट विल गो टू योर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जाएगा, सो दिस विल बी माय एरे। माय लेफ्ट इंडेक्स विल बी अपडेटेड टू, लेफ्ट और राइट क्या थे अभी? लेफ्ट और राइट 0 और 6 थे। अब क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड जाना है तो लेफ्ट इंडेक्स हो जाएगी मिड +1। तो लेफ्ट इंडेक्स हो जाएगी आपकी मिड +1 यानी 4, और राइट इंडेक्स रहेगी 6। अब क्या आपका मिड निकलेगा? 4 + 6 डिवाइड बाई 2, दैट इज 10/2 विच इज 5। सो फिफ्थ इंडेक्स पे कौन है? 97 है। अब इसने बस पूछा है इन द फर्स्ट एंड सेकंड लेवल्स ऑफ रिकर्शन, तो ये बस कॉम्प्लिकेट करके पूछना चाह रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड लेवल्स ऑफ रिकर्शन। तो आपको ये एग्जीक्यूट करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली अगर कोई प्रोग्राम दिया है उसका कॉन्सेप्ट समझ लो एंड व्हाट आर दे आस्किंग। अगर वो सिर्फ एक ऐसी वैल्यू पूछ रहे हैं जो कि सिर्फ वहां कैलकुलेट हो रही है, तो आपको बस पैरामीटर्स की वैल्यू यहाँ पता होनी चाहिए, 0 6 एंड 4 6। यू कैन गेट द मिड वैल्यूज। सो 91 and 97 are my answers. So this is what the question was about. Now moving on, Priyanka ma'am, how much time do we have in this class? Because BTBST आज से शुरू है guys. मैम 240 सॉरी 140 तक हमें कवर कर देना है, जो भी रिकर्शन का पार्ट है, उसके बाद BTB स्टार्ट है। Okay, we'll try our best. Okay, Hello? moving on. Okay ma'am, okay. Okay, so we'll begin with merge sort right away. And what is merge sort? Basically आपका merge sort का problem statement होता है कि आपको n numbers given है, कोई sequence given है array में, so you have some unsorted random elements 10 15 7 1 3 4 25 and so on, suppose. And what you have to give, you have to arrange them in a sequence. You have to arrange them probably in ascending or descending order. तो हम मोस्टली असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलते हैं. सो व्हाट माय कॉन्सेप्ट शुड बी, राइट? तो अब मर्ज सॉर्ट करने के लिए सिंपल सी बात समझो. मर्ज सॉर्ट में क्या होता है? बेसिकली अगर मेरा n साइज का प्रॉब्लम है तो मैं उसको 2 भाग में तोड़ देती हूँ.
n/2 एंड n/2, राइट। तो अगर मेरे पास एक ये एरे है जिसमें कुछ नंबर्स थे, सपोज 10, 15, 7, 1, 3, 5, 25, तो इसको मुझे बीच से तोड़ देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स, सो आई विल डिवाइड इट फ्रॉम द हाफ। अब आपके पास 10 एलिमेंट्स होते 5-5 कर लेते हैं, यहाँ मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स है। सो डिपेंडिंग ऑन द कंपाइलर, बेसिकली आप फ्लोर वैल्यू ले सकते हो, तो मैं वही ले लेती हूँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, राइट। तो 6/2 जब आप करोगे तो 3 आएगा, तो आप इधर तक 0 + 3 तक, मतलब एक सेक्शन ले लो और इधर से एक सेक्शन ले लो। तो इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 10, 15, 7 और 1 एक साइड आ गए, और 3, 5 और 25 एक साइड आ गए, ठीक है। अब आपने क्या किया, जब ये मेरे पास एक प्रॉब्लम बना और ये मेरे पास एक प्रॉब्लम बना, तो मैंने बोला जब मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, अब इसको सॉर्ट कर लो और इसको सॉर्ट कर लो और फिर दोनों को मर्ज कर दो। लेकिन किसी किसी के लिए ये 10, 15, 7 और 1 भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा नहीं हम इसको फिर आधा करेंगे, तो 10 और 15 को एक साइड करेंगे और 7 और 1 को एक साइड करेंगे। और जिसको ये 3, 5, 25 वाली मिली थी, उसने कहा नहीं मैं भी ऐसे करूंगी, मैं भी इसको हाफ करूंगी। जिसको 10, 15 वाला मिला, उसने कहा मैं भी हाफ करके 10 अलग और 15 अलग करूंगा। 7 और 1 वाले ने बोला 7 और 1 में अलग करूंगा। तो कॉन्सेप्ट मर्ज सॉर्ट का बेसिकली यही है। अगर आपको सीधा कॉन्सेप्ट समझना है, तो योर कॉन्सेप्ट बेसिकली इज दैट यू आर डिवाइडिंग योर n साइज प्रॉब्लम इनटू n/2, n/2 2 सब प्रॉब्लम्स। उसके बाद n/2 वाली भी 2 बार डिवाइड होके n/4 साइज का हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसे आधा करोगे तो n/2 को आधा करोगे, n/4 बनेगा। यहाँ पे भी n/4 बनेगा, और ये प्रोसेस चलती रहेगी, n/8 होता जाएगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी डिवीजन की, जब तक आपको 1 एलिमेंट नहीं मिल जाते, ठीक है। तो ये हमारा है आधा पार्ट मर्ज सॉर्ट का। सो आई कैन से इफ माई ओरिजिनल सीक्वेंस वॉज दिस, राइट, इफ माई सीक्वेंस इज दिस, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो पार्ट 1 विल हैव 18, 26, 32 एंड 6, पार्ट 2 में बाकी के 4 एलिमेंट्स। उसके बाद मैंने बोला इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, यहाँ और यहाँ। फिर इसी तरीके से मैंने पूरे एलिमेंट्स को डिवाइड करते गए, एटलीस्ट इतना डिवाइड कर लिया मैंने कि एंड वाला लेवल देखो सब लोग अलग अलग हो गए, ठीक है। अब ये कैसे करोगे आप बेसिकली, अब पहली बात समझो कि काम क्या हो रहा है। काम हो रहा है, यहाँ देखो लेफ्ट हैंड, काम हो रहा है डिवीजन। डिवीजन किससे, डिवीजन बाय 2, ये काम हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, बार बार हो रहा है। तो बार बार जब कोई काम होता है तो आप उसे बोलते हो रिकर्शन। बार बार क्या काम हो रहा है, बार बार डिवीजन बाय 2 हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब जब n को राइट हैंड साइड में देखो, n को 2 पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया, n/2, n/2, तो इस n/2 को भी लेफ्ट वाले को और राइट वाले को, दोनों को हमें फिर से चलाना है। बाइनरी सर्च में क्या था, 2 रिकर्सिव कॉल्स थे, लेकिन उनमें से केवल एक ही एग्जीक्यूट होता। यहाँ दोनों टूटे, 2 रिकर्सिव कॉल्स से दोनों टूटे, लेकिन ये अब दोनों चलेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ हर लेवल पे 2 रिकर्सिव कॉल्स होनी है। तो अब इसका कोड कैसे लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, स्टेटमेंट नंबर 3, 4 देखो। सबसे पहले अगर मेरे एरे का साइज APR, यानी एरे A का साइज जिसमें लोअर इंडेक्स P है, लोअर बाउंड है ये, और अपर बाउंड कितनी है R, अपर बाउंड है R, ये अगर मेरी अपर बाउंड है, इसको अगर मुझे बीच से तोड़ना है, स्टेटमेंट नंबर 2 मिडिल निकालने के लिए आप क्या करोगे, P + R/2, और रिकर्सिव कॉल करोगे वापस इसी स्टेटमेंट के लिए A, P, Q तक। यानी अगर Q की मैं बात करूं तो Q बेसिकली क्या है, मिडिल। तो मैंने वही फंक्शन को दोबारा कॉल किया एरे A पर, शुरू से लेके लोअर बाउंड से लेके कहां तक, Q क्या है मेरा, मिड। तो ये पहला भाग मेरा बन गया। तो अगली जब फर्स्ट रिकर्सिव कॉल यहाँ से एग्जीक्यूट होगी, तो वो सिर्फ इतने एरे पे ही काम करेगी, जितना मैं राइट हैंड साइड में मार्क कर रही हूँ डायग्राम पे, ठीक है। और उसके बाद जब वो सेकेंड हाफ में तोड़ेगी, तो कहां से तोड़ेगी, ये देखो यहाँ पे Q+1, यानी मिड +1 से लेके कहां तक, अपर बाउंड तक। और पहला वाला कहां चला था, लोअर बाउंड से लेके मिड तक। तो ऐसे हमारी होगी तोड़ने की प्रोसेस, ठीक है। और ये तोड़ने की प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक एक एक एलिमेंट ना बचे, दैट इज
P इज लेस देन R। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में एरे की इंडेक्स लोअर इंडेक्स हमेशा अपर इंडेक्स से छोटी ही रहेगी, बराबर या उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये कंडीशन लिखी गई है। तो ये तो हुआ आपका डिवीजन का काम, लेकिन क्या डिवीजन करने से हमारी सॉर्टिंग हो गई? नहीं हुई। तो ये जो हमारा, अब मैं ग्रीन इंक में आ रही हूँ, ग्रीन इंक में मैं जो स्टेटमेंट मार्क कर रही हूँ, ये 5th स्टेटमेंट, ये कर रहा है हमारा एक्चुअल काम। तो मैंने क्या बोला था पिछली बार, डिवाइड एंड कॉन्कर एक टेक्निक होती है जिसमें आप बड़ी प्रॉब्लम n को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में आप डिवाइड करते गए, सो यू आर डिवाइडिंग, एंड देन जब वो छोटी प्रॉब्लम्स आपकी बन गई, उन प्रॉब्लम्स को आप कॉन्कर करते हो, दैट मीन्स यू सॉल्व दोज प्रॉब्लम एंड देन यू कंबाइन देम। तो डिवाइड जब आपने कर लिया, डिवाइड करने के बाद आप वापस इनको कंबाइन करने लग जाते हो, राइट। तो अब ये कंबाइन कैसे होंगे? तो जब एट द एंड ऑफ द लेवल, मतलब लास्ट लेवल देखो, जब ये एक एक एलिमेंट बचा, तो ये कंबाइन कैसे होके सॉर्ट करेगा? यहाँ पे देखो, ये लेफ्ट वाला जो डायग्राम है वो वही है जो पहले था, डिवीजन वाला डायग्राम है। अब राइट वाले डायग्राम को नीचे से देखो, इसके बाद इस लेफ्ट वाले डायग्राम में जब ये सब टूट जाएगा तो ये नीचे होगा इस लेवल पे, ठीक है। अब यहां से आपका मर्जिंग स्टार्ट होगी, मर्जिंग या फिर आप कह लो कॉन्करिंग या कंबाइनिंग, ठीक है। तो मर्जिंग कैसे स्टार्ट होगी? आपने बोला कि यहाँ देखो 18 एंड 26 पहले दो एलिमेंट्स लो, जो इधर पे टूट के दोनों अलग हुए थे, 18 और 26 लेफ्ट हैंड साइड वाले डायग्राम में देखो पहले साथ में थे, 18 एंड 26 वर टुगेदर। तो 18 एंड 26 जब साथ में थे तब उनको हमने अलग किया, तो अब उन दोनों को आप कंपेयर करो, और अब कंपेयर करके ये कंपेयर करो कौन छोटा है। 18 और 26 में कौन छोटा है? 18 छोटा है, तो मैंने 18 को रख दिया यहाँ पहले, जो कि यहाँ रखा हुआ है ये, और 26 को रखा फिर यहाँ पे। बाई चांस ऐसा था कि दोनों ऑलरेडी अरेंज्ड ही थे, ठीक है। अब उसके बगल में देखो 32 और 6 जब थे तो मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, ये गलत ऑर्डर में थे, तो इसीलिए 6 पहले यहाँ रखा गया है और 32 बाद में रखा गया है। अब जब एक एरे है मेरा 18 और 26 के साथ, और एक पोर्शन है मेरा 6 और 32 के साथ, अब मैं इसको कैसे कंबाइन करूं? अब मैं इसको कैसे कंबाइन करूंगी? तो बेसिकली मेरे पास 18 और 26 है एक पार्ट में, और 6 और 32 है एक पार्ट में, और अब मुझे इन चारों को अरेंज करना है, ठीक है। तो इसका पहला एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट, दैट मीन्स फर्स्ट वाले पार्ट का पहला एलिमेंट 18 और सेकंड वाले पार्ट का पहला एलिमेंट 6, दोनों कंपेयर करो, कौन सा छोटा है? 6 को लिख दो, और इसको इंक्रीमेंट करके आगे वाले एलिमेंट पे ले आओ। अब 18 और 32 को कंपेयर करो, तो सबसे पहले कंपेयर कौन हुआ? 18 और 6। अब कंपेयर होगा 18 और 32, कौन छोटा है? 18। 18 को लिख दो और इसको यहाँ पे इंक्रीमेंट करके ले आओ, तो यहाँ पे आ गया 26 और 32। अब 26 और 32 जब आपके कंपेयर होंगे तो आपने बोल दिया ठीक है 26 छोटा है। अब इसमें यहाँ जब इंक्रीमेंट हुआ तो पता चला अरे ये तो एरे खाली हो गया, अब कोई एलिमेंट बचा नहीं, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट बचा नहीं, यहाँ पे सिर्फ 32 बचा हुआ है, तो 32 बचा है तो यहाँ पे आपने 32 लिख दिया। तो इस तरीके से आपका ये लेवल कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे 43 और 15 कंबाइन होके क्या बने? 15 43। 9 और 1 कंबाइन होके बने 1 और 9। इन दोनों को जब मैंने मर्ज किया तो सबसे पहले 15 और 1 कंपेयर हुआ, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर 15 कंपेयर हुआ 9 के साथ, तो यहाँ 9 आ गया। देखा हमने कि ये वाला तो खत्म हो गया, तो ये एरे जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड था ये एज इट इज यहाँ पे जाके कॉपी हो गया, राइट। सो ये होती है हमारी प्रोसेस मर्जिंग की। तो अगर इसको ध्यान से देखें हम लोग, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक लेफ्ट एरे है ये और राइट एरे है ये, और एंड ऑफ द एरे को मैंने एक सेंटिनल बेसिकली हम लोग लगा देते हैं जिससे पता चल जाए कि एरे खत्म हो गई। सेंटिनल अगर हम लगाया हुआ है, तो अगर ये दोनों एरे इनको मुझे मर्ज करना है, राइट, आई हैव टू मर्ज देम। सो व्हाट विल आई डू? आई विल रन अ लूप फॉर आई इन एल एरे जब तक एल एरे में है, और उसके अंदर मैं क्या करूंगी? सॉरी, फॉर आई विल डू व्हाट? अगर ये मेरे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स है, तो ये इधर टोटल कितनी जगह होंगी? देयर विल बी 8 प्लेसेस ओवर हियर, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब आपका लूप चलेगा 8 टाइम्स, यानी k इज इक्वल टू 1 to 8 के लिए, या 0 to 7 के लिए आप ले लो,
ठीक है, अब एक आई वैल्यू का पॉइंटर आप यहाँ पे फिक्स कर दो, आई वैल्यू, और यहाँ पे डाल दो एक जे वैल्यू, राइट। अब आपने क्या किया, इसके अंदर आप कंपेयर कर रहे हो इफ लेफ्ट ऑफ आई छोटा है या बराबर है आर ऑफ जे के, मतलब आर एरे का जो जेथ एलिमेंट है और एल एरे का आईएथ एलिमेंट है, उनमें से कौन सा छोटा है, जो भी, अगर एल आई छोटा है तो अगर ये एरे को मैं ए बोलूं तो ए ऑफ के में, क्योंकि के मेरा कहाँ है, के मेरा यहाँ 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 से लेके एंड तक जाएगा, तो ए ऑफ के में क्या डाल दो, एल ऑफ आई जो छोटा है, क्योंकि मुझे छोटा एलिमेंट डालना है, तो यहाँ आ जाएगा 6, और आई को एक आगे बढ़ा दो आई प्लस 1, तो अब आई मेरा इसको पॉइंट करने लग गया। अदरवाइज क्या करो, ए ऑफ के में आर ऑफ जे को डाल दो, यानी अगर यहाँ छोटा मिलता और j इज इक्वल टू जे प्लस 1, तो पहली बार लूप चला 6 आ गया, अगली बार लूप चलेगा तो 8 और 1 कंपेयर होंगे, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और j की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली मेरा मर्जिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, ये कितना है, मेरा मर्जिंग एल्गोरिथम है। तो अगर मैं बोलूं एल एरे में, ध्यान से सुनना, अगर मैं बोलूं एल एरे में m एलिमेंट्स थे और r एरे में n एलिमेंट्स थे, रैंडम में बोल रही हूँ, तो इधर कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं, इधर होने वाले हैं m प्लस n एलिमेंट्स, तो ये लूप कितना चलेगा, m प्लस n टाइम्स चलेगा, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी, बिग O ऑफ m प्लस n। लेकिन मर्ज सॉर्ट में मैंने क्या बोला था, दोनों भाग इक्वल होंगे, दोनों भाग इक्वल होंगे, तो यहाँ मेरे कितने एलिमेंट्स होंगे, अगर यहाँ मेरे n एलिमेंट्स है सपोज करो, तो इधर भी n ही होंगे, अगर n/2 है यहाँ पे तो n/2 होंगे यहाँ पे। तो जनरलाइज फॉर्म में बात करूं कांस्टेंट हटा के, तो अगर लेफ्ट में n एलिमेंट्स हैं तो राइट में भी n होंगे, तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, n प्लस n, तो यहाँ लूप कितनी बार चलेगा, n प्लस n, और यहाँ मेरी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, n प्लस n, तो बिग O ऑफ n, ठीक है। अब इसके आगे चलो, अब पूरा इसका एल्गोरिथम देख लो मर्ज का फटाफट। मर्ज वाला क्या बोल रहा है एल्गोरिथम आपको, जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में यहाँ राइट हैंड साइड में लिखा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा यही एज इट इज, ठीक है। अब P टू R मतलब P हो गया आपका लोअर बाउंड और R हो गया आपका अपर बाउंड, एक एरे में पूरा एक लेंथ ऑफ एरे कवर करेगा, जो भी एलिमेंट छोटा है उसको यहाँ स्टोर कर देगा, आई इंक्रीमेंट कर देगा, या जे वाले को करेगा और जे इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। अब ये दोनों एरेज बने कैसे, ये एरे ऐसे बने कि जब आपने P को लोअर बाउंड माना, R को अपर बाउंड माना और Q क्या था आपका मिडिल, तो मैं सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 में निकाल रही हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स होंगे, n1, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके n1 एलिमेंट्स होंगे Q माइनस P प्लस 1, राइट हैंड साइड में आपके कितने एलिमेंट्स होंगे, n2 एलिमेंट्स होंगे विच इज r माइनस q। तो अगर मैंने p यहाँ रखा है, q यहाँ रखा है, सॉरी q बीच में रखा है और r यहाँ पे रखा है, तो ये कितने एलिमेंट्स होंगे, p माइनस q यानी अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, और राइट हैंड साइड में कितने एरे होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे, r माइनस q। तो ये मैंने निकाल लिया। अब मैंने क्या किया, एक एल एरे बनाया, एक आर एरे बनाया, यहाँ देखो स्टेटमेंट नंबर 3-4, स्टेटमेंट नंबर 3-4 में क्या हो रहा है, 1 से लेके n1 तक लूप चला, यानी इतने एलिमेंट्स को उसने कवर किया लेफ्ट भाग वाले को और एल एरे में स्टोर करता गया। सिमिलरली 1 से लेके n2 लूप चला और आर एरे बन गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। एक एक सेंटिनल हमने एंड में लगा दिया n1 प्लस 1 और n2 प्लस 1 पे, और i और j को कहाँ पॉइंट करा दिया, ये देखो पिछले वाले डायग्राम में i और j इनिशियली कहाँ थे, i यहाँ पे था इनिशियली, ये था आपका i और यहाँ इनिशियली आपका j था स्टार्टिंग पोजीशन पे। तो अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग पोजीशन 1 है तो मैंने i और j को 1 पे पॉइंट करा दिया और मेरी मर्जिंग एल्गोरिथम लगा दी। तो ये है मेरा मर्ज एल्गोरिथम, ठीक है। तो टोटल मर्ज सॉर्ट क्या हुआ, टोटल मर्ज सॉर्ट आपका शुरू होगा यहाँ से, ठीक है, टोटल मर्ज सॉर्ट आपका यहाँ से शुरू हुआ, आपके एरे में चेक होगा अगर एलिमेंट्स हैं तो वो मिडिल निकालेगा, दिस विल फाइंड आउट द मिडिल। स्टेटमेंट नंबर 3 एंड 4 क्या करेगा, डिवाइड करेगा दो भाग में, और स्टेटमेंट नंबर 5 क्या करेगा, मर्ज एल्गोरिथम को कॉल करेगा, वो क्या है, वो ये। तो जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में n/2 तो जब वो कंबाइन होने वापस आएगा, जब पूरा डिवाइड हो चुका होगा, पूरा डिवाइड प्रोसेस खत्म हो चुका होगा, तब उसके बाद वो आके मर्ज एल्गोरिथम को कॉल करेगा,
राइट तो ये मर्जिंग एल्गोरिथम क्या करेगा, हर लेवल पे एलिमेंट्स को सॉर्ट करके ऊपर की तरफ कंबाइन करके भेजता जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मैंने बोला n साइज का जो एरे है वो n/2 और n/2 में डिवाइड हुआ, फिर n/4 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 एंड सो ऑन टिल आई गेट 1 एलिमेंट्स ईच, राइट। हर लेवल पे जब मैंने डिवाइड किया तो एक बार मैं पूरा नीचे आ जाऊंगी जब, तो मुझे वापस भी ऊपर जाते जाना है, ठीक है। हर बार जब मुझे एक एक एलिमेंट मिल जाएगा मैं कॉम्बिनेशन शुरू करते जाऊंगी, तो उसमें मुझे n टाइम्स लगता है। तो हर बार मेरा मर्ज एल्गोरिथम कितना लेगा, मर्ज एल्गोरिथम विल टेक बिग O ऑफ n, क्योंकि अगर n/2 एलिमेंट्स के लिए मैं बात करूं तो उसके जो दो सब एरेज थे जिनके ऊपर मर्ज लग के वो बना, वो कितने साइज के थे, n/4 n/4। तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, n/2 प्लस इस वाले राइट हैंड साइड का भी मिलाओ n/2, जिसको आप बोल सकते हो n। सिमिलरली इधर ऐड करोगे तो n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 प्लस n/4 विच इज अगेन n। तो हर लेवल पे मुझे कितना टाइम लगा, n, और कितनी बार मैंने ये डिवीजन किया कि मैं नीचे तक पहुंच पाऊं। अगर मैं इधर ऊपर देखो टॉप राइट में n को मुझे 2 से डिवाइड करते जाना है, कितनी बार मैं 2 से डिवाइड करूं, सपोज k बार मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ सच दैट कि मेरे n की वैल्यू 1 बचे, सिर्फ एक ही एलिमेंट मेरा बचे, तो कितना होना चाहिए, n इज इक्वल टू 2 टू द पावर k, लॉग ले लो, log n बेस 2 इज इक्वल टू k log 2 बेस 2, log 2 बेस 2 होता है 1, k की वैल्यू आ जाएगी आपकी log n बेस 2, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस डिवीजन का कितनी बार होगा, log n टाइम्स होगा, तो log n टाइम्स हुआ आपका डिवीजन, और हर लेवल पे आपने लगाया n नंबर ऑफ काम, तो टोटल आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को n log n। इतने डीप हम गए अंदर तक और हर लेवल पे हमने इतना काम किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो n log n। मर्ज सॉर्ट की याद रखना, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस सब होती है n log n। तो ये था मर्ज सॉर्ट का कॉन्सेप्ट, बहुत ब्रीफ में मैंने अभी आपको बताया है ड्यू टू टाइम लिमिट, एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज डू लेट मी नो ऑन व्हाट्सएप। मूविंग ऑन इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू रिकर्शन, अब उसका मुझे आप लोग आंसर दो। एक बार मर्ज सॉर्ट को दोबारा से देख लो, जस्ट रिवीजन। ये मर्ज सॉर्ट था, पहली स्लाइड ये थी, सेकंड स्लाइड ये थी, डिवीजन बाय टू कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद मर्ज सॉर्ट का स्यूडो कोड, फिर उसके बाद हमने कंबाइन करना देखा, कंबाइन कैसे करते हैं थोड़ा डीप में देख के फॉर लूप लिखा, उसके बाद मुझे मर्ज का पूरा एल्गोरिथम दिखा दिया गया, उसके बाद मर्ज सॉर्ट और मर्ज दोनों का कॉम्बिनेशन दिखा दिया गया, एंड देन आई फाउंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी विच इज व्हाट, n log n, राइट। मैम एक डाउट है हाँ मैम, कि सेंटिनल लगाना जरूरी है क्या? सेंटिनल लगाना जरूरी नहीं है, जब भी आप स्यूडो कोड लिखते हो तो हम लगा देते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे जब मर्ज एल्गोरिथम कर रहे हैं, राइट, मर्ज एल्गोरिथम कर रहे हैं तो हमारे पास एक एल एरे और आर एरे है जिसको हम अलग से बनाते हैं, ठीक है, इधर पे, इसीलिए वो यहाँ पे बस कह सकते हो तुम डिफाइन करने के लिए दे दिया है, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। इफ यू हैव एनी मीन्स कि आपको पता चले कि आपको यहाँ रुकना है, then you can very well do that. This is just a pseudo code, so उसमें बस इतना ही यूज है उसका कि it helps you to know that your elements have been finished, nothing else. Okay, moving on, this is the question, please give the answers and the answers should be very fast. आंसर्स आने स्टार्ट हो गए मैम, ज्यादातर आंसर्स डी ऑप्शन, अच्छा सी भी आया निखिल का, अब सी स्टार्ट हो गया, ठीक है, डी आ रहे हैं, सी डी, आई थिंक सी डी। ओके अभी हमारे पास और भी टाइम है, फटाफट कीजिए। ओके बी भी आ गया है शिवम का, डी, सी, डी, ओके 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 ओके। तो
आई थिंक बी सी डी मैम, ये तीनों ऑप्शन आए हैं, ए नहीं आया है किसी का भी, किसी ने पिक नहीं करा ए, बाकी तीनों ऑप्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ओके, सो द आंसर इज सी। तो अभी स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में क्वेश्चन आया था कि अगर रिकर्सिव केस जो कि है मेरा यहाँ, ये मेरा रिकर्सिव केस है, इसके बाद कोई स्टेटमेंट हुआ तो क्या होगा। इसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट होता है, पहले तो ये जान लो कि कोई भी फंक्शन अगर है उसमें कुछ काम हो रहा है और उसके बाद एंड में उसको बुलाया गया है यहाँ से, तो उसको बोलते हो आप टेल रिकर्शन। ठीक है, टेल रिकर्शन। और अगर ऐसी बात है कि आपने उस फंक्शन को बुलाया उसके बाद भी आप कुछ काम कर रहे हो, तो ये होता है आपका नॉन टेल रिकर्शन। ठीक है, ये एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और जान लो कि अगर एक ए फंक्शन है, उसने बी फंक्शन को कुछ कुछ बुलाया, उस बी फंक्शन में जाने के बाद आप ए फंक्शन को बुला रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, बी को बुला रहा है, बी जो है आपका ए को बुला रहा है, तो ये बोलते हैं आप इसको इनडायरेक्ट रिकर्शन। दिस इज इनडायरेक्ट रिकर्शन। ठीक है, और अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं कि वही फंक्शन खुद को अपने आप को बुला रहा है, उसको बोलते हो आप डायरेक्ट रिकर्शन। ठीक है, चलो अभी बोलो कि ये रिकर्सिव केस है। हाँ, अभी क्या होएगा इसमें, इसमें बेसिकली सपोज x की वैल्यू आप 4 लेके देख लो, तो x की वैल्यू 4 के लिए इफ x इज इक्वल्स टू 0, ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं चलने वाला है, तो आपका स्टेटमेंट कौन सा चलने वाला है, एल्स ब्लॉक में जाके आपका फिफ्थ स्टेटमेंट चलने वाला है। वो बोलेगा आप फंक्शन कॉल करो x माइनस 1 के लिए, तो x माइनस 1 वैल्यू है आपकी 3। अगेन क्या सेकंड स्टेटमेंट बेस केस ट्रू है, x इज, ये बेस केस है आपका, ये बेस केस फॉल्स है अभी, तो फिफ्थ स्टेटमेंट में आ जाओ, अब x वैल्यू 2 के लिए फंक्शन चलने वाला है। ठीक है, x माइनस 1 के लिए। अभी इसके बाद बोला कि क्या बेस केस अब ट्रू हुआ, बेस केस अभी भी ट्रू नहीं हुआ। फिफ्थ वाला स्टेटमेंट चलेगा x इज इक्वल्स टू 1 के लिए, x इज इक्वल्स टू 1 के लिए चल गया आपका। जब x इज इक्वल्स टू 1 के लिए चला, बेस केस अभी भी फॉल्स है, अब फिर से फिफ्थ स्टेटमेंट पे आ जाएगा और अब ये लूप चला, अब ये फंक्शन चलाएगा x इज इक्वल्स टू 0 के लिए। अब ये बोलेगा क्या बेस केस ट्रू हो गया, हाँ बेस केस ट्रू हो गया, यहाँ से रिटर्न कर जाओ, तो यहाँ से आपका रिटर्न चला जाएगा कहाँ, इस फिफ्थ स्टेटमेंट में, उस फंक्शन के जहां x वैल्यू थी आपकी 1। लेकिन फिफ्थ स्टेटमेंट के बाद एक स्टेटमेंट अभी और है, आप रिटर्न नहीं कर सकते, यहाँ कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो सिक्स स्टेटमेंट आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, वो क्या है, वो बोल रहा है प्रिंट x, तो आउटपुट में मेरे x की वैल्यू क्या प्रिंट होके आएगी, 1, क्योंकि इस समय मेरे x की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर है 1। इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन खत्म हुआ, ऊपर गया, यहाँ ऊपर गया, यहाँ का सिक्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, वैल्यू प्रिंट हो गई 2। सिमिलरली यहाँ से ऊपर गया, वैल्यू प्रिंट हो गई 3, यहाँ के सिक्स स्टेटमेंट से, यहाँ से ऊपर गया इधर और सिक्स स्टेटमेंट से वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 4, और यहाँ से वापस चला गया कॉलिंग एरिया, तो आपका 1 2 3 4 सीक्वेंस प्रिंट हो जाएगा। सो इट विल प्रिंट ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to x। दिस इज योर आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्विक सॉर्ट। तो क्विक सॉर्ट में भी सेम है, वही इनपुट है आपका, एक अनसॉर्टेड एलिमेंट्स दिए हुए हैं कैरे में और आपको उनका ऑर्डर्ड सीक्वेंस एक निकालना है। ठीक है, अब क्विक सॉर्ट थोड़ा मर्ज सॉर्ट से बेटर है। क्यों, मर्ज सॉर्ट में क्या है कि आप अंधाधुंध जो है 20 से डिवाइड कर दे रहे थे दो पार्ट में, अंधाधुंध बिल्कुल बिना देखे आपने डिवाइड कर दिया। ये डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे काम करता है, लेकिन ये अंधाधुंध डिवाइड नहीं करता है, ये थोड़ा सोच समझ के डिवाइड करता है। अब ये सोच समझ के क्या डिवाइड करता है, उस सोच समझ के डिवाइड करने को, उस एल्गोरिथम को आप बोलते हो पार्टीशन एल्गोरिथम। ये क्या करता है, ये सोच समझ के डिवाइड करता है। अब ये पार्टीशन एल्गोरिथम कैसे काम करता है, तो पार्टीशन एल्गोरिथम ऐसे काम करता है कि सपोज करो ये एरे दिया हुआ है, P आपकी है लोअर बाउंड, Q आपकी है अपर बाउंड, तो आपने क्या किया, एक पाइवट एलिमेंट लिया। ये वर्ड याद रखना, पाइवट, ये सिर्फ क्विक सॉर्ट के संग ही आपको मिलेगा। पाइवट एलिमेंट ले लिया, वैसे तो पाइवट एलिमेंट आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन हम यूजुअली फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं। कोई भी लोगे तो पहले फर्स्ट के साथ उसे स्वैप करना पड़ेगा, तभी ये पार्टीशन एल्गोरिथम चलेगा। ठीक है, अब कुछ लोग लास्ट एलिमेंट भी लेते हैं, किसी किसी किताब में लास्ट से चल जाता है, लास्ट और फर्स्ट मतलब बाउंड्री पे रखने की कोशिश करते हैं इजी फंक्शनिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे पहले एलिमेंट को पाइवट ले रही हूँ, मैंने ले लिया पाइवट। अब जो ये बचे हुए एलिमेंट्स हैं, ये और ये, इस पे मैं लगाऊंगी पार्टीशन एल्गोरिथम और कोशिश करूंगी कि इस पाइवट एलिमेंट 10 को मैं उसकी सही जगह पे प्लेस कर सकूं। हो सकता है वो मिडिल में हो सकता है वो थोड़ा राइट साइड आए, थोड़ा लेफ्ट साइड आए, लेकिन उस एरे में जो उसकी सही जगह है, यानी सॉर्ट होने के बाद जो उसकी सही जगह आनी चाहिए, केवल उसको वहां मैं प्लेस कर दूं। सपोज करो उसकी सही जगह आती है ये S, तो ये पार्टीशन एल्गोरिथम क्या करेगा, ये कर देगा रिटर्न S, पहली चीज। और
दूसरा काम ये करेगा, मतलब पहला काम इसने क्या किया, प्लेस कर दिया पाइवट को करेक्ट पोजीशन पे। दूसरा काम क्या किया, रिटर्न कर दिया इसने एस को। और तीसरा काम क्या किया, तीसरा काम इसने बहुत जरूरी काम ये किया कि जो लेफ्ट में जो एलिमेंट्स हुए 10 के, वो भले ही अनसॉर्टेड हो, यहाँ पे अनसॉर्टेड भी हो सकते हैं, सॉर्टेड भी हो सकते हैं, राइट में भी सेम हाल है, लेकिन जो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स है वो हमेशा इस पाइवट से छोटे रहेंगे और राइट वाले एलिमेंट्स उस पाइवट से बड़े रहेंगे। तो ये इसने किया। तो लेफ्ट वाले एलिमेंट्स और राइट वाले एलिमेंट्स को, लेफ्ट वाले एलिमेंट्स लेस देन द पाइवट, लेस देन इक्वल टू, और राइट वाले एलिमेंट्स ग्रेटर देन पाइवट। तो ये पार्टीशन एल्गोरिथम ये 3 काम कर देता है। पाइवट लेता है, उसको अपनी जगह पे रख देता है, जगह पे रखने के बाद उसका जो पोजीशन है वो रिटर्न कर देता है, और लेफ्ट भाग में उसके छोटे एलिमेंट्स और राइट भाग में बड़े एलिमेंट्स को रख देता है। अब ये पार्टीशन एल्गोरिथम कैसे चलता है, यहाँ ध्यान से देखना। पार्टीशन एल्गोरिथम ऐसे चलता है कि आप सबसे पहले एक यहाँ पे ले लो एरे, या एरे में ड्रॉ नहीं कर रही हूँ मैं, सिंपल एलिमेंट्स ले लेती हूँ। तो एलिमेंट्स लेने के लिए सपोज आई टेक एलिमेंट्स टू बी 25, 70, 43, 92, 17, 45 एंड सपोज करो 9। चलो ठीक है, इतने बहुत है। तो ये मेरा है एरे। अब लोअर बाउंड है आपकी p और अपर बाउंड है आपकी q। तो मैंने कहा कि x इज इक्वल टू AP, तो एक x वैल्यू में आप 25 को स्टोर कर लो। सपोज करो ये अभी 0 से लेके लास्ट क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 0 से लेके 6 के लिए चलेगा। पहले एलिमेंट को मैंने बना दिया पाइवट, तो ये x क्या है मेरा, पाइवट। तो ये तो हो गया यहाँ पे फिक्स। अब मैंने बोला कि 2 वेरिएबल्स आप और लो, वो है i। पहला तो है i कहाँ पे है, i अभी यहीं पे है, i मैंने ले लिया। फिर मैंने बोला ये बचे हुए एलिमेंट्स के ऊपर आप चलाओगे जे लूप। ठीक है, बचे हुए एलिमेंट्स पे क्या चलाओ, जे लूप, क्योंकि इन्हीं से कंपैरिजन करके 25 को उसकी सही जगह पे भेजना है। तो एक जे लूप चला p+1 से लेके q तक। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मैंने बोला जब ये जे लूप चलेगा तो इनिशियली जे की वैल्यू होगी यहाँ पे। इसके अंदर 2 काम होंगे। एक, अगर ये जे वाला एलिमेंट जो है इससे बड़ा रहा तो कोई बात नहीं, जे को आगे बढ़ाते जाओगे। अगर ये छोटा आया ये एलिमेंट, मान लो 70 छोटा होता 25 से, तो क्या करते हैं। तो मेन मुद्दे वाली बात वही है। तो सबसे पहले तो देख लो जे लूप जब चला तो कंडीशन चेक हुई, क्या ये एलिमेंट x से छोटा है। तो एलिमेंट x से छोटा नहीं है, तो देखो कुछ नहीं करना है इस लूप में, सिर्फ इफ में करना है काम, कुछ नहीं करना है, अगले आइट्रेशन में चलो। तो ठीक है, अगले आइट्रेशन में गए, ये मेरा j आ गया यहाँ पे। अब बोला क्या ये 25 से छोटा है, अगले आइट्रेशन में ये भी छोटा नहीं है, चलो आगे बढ़ो, यहाँ आ गए। क्या 92 25 से छोटा है, नहीं ये भी छोटा नहीं है, एक आगे और बढ़ जाओ, यहाँ आ गए। अब जब मैंने बोला 17 25 से छोटा है, तो इस केस में ये जो मेरा i वेरिएबल था इसको मैं एक आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि अब मुझे एक एलिमेंट मिल गया। तो मेरा i जो है वो यहां से हट के आ जाएगा इधर, और इधर आने के बाद 70 और 70 हो जाएंगे स्वैप, स्वैप a ऑफ i एंड a ऑफ j। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया आपका 17 और यहाँ पे आ गया आपका 70। अब i वैल्यू यहाँ से आगे बढ़ चुकी है। अब फिर आगे बढ़ो अगले आइट्रेशन में, तो j वैल्यू कहाँ आ जाएगी, j वैल्यू आ जाएगी 45 पे। अब 45 25 से बड़ा है, सही बात है बड़ा है, तो कुछ नहीं करना, आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो j वैल्यू कहाँ आ गई आपकी 9 पे। क्या 9 25 से छोटा है, छोटा है, तो क्या करना है, i को एक आगे बढ़ाना है, यहाँ बढ़ा दिया मैंने, यहाँ से i हटा दो और इन दोनों को स्वैप कर दो। तो यहाँ पे आ गया आपका 9 और यहाँ पे आ गया आपका 43। लूप यहाँ हो गया हमारा खत्म, क्योंकि j की वैल्यू कहाँ है, बाहर चली गई, j की वैल्यू खत्म, तो लूप आपका हो गया खत्म। अब इस लूप के बाहर आने के बाद आपने क्या बोला, अच्छा सिचुएशन देख लो क्या है थोड़ा साफ सुथरे में, 25 17 9 92 70 45 एंड 43। अब सिचुएशन ऐसी है कि उन्होंने बोला स्वैप कर दो a ऑफ i, i किस पे पॉइंट कर रहा था 9 पे, तो ये है मेरा i, a ऑफ i को स्वैप करना है a ऑफ p के साथ। a ऑफ p कौन है,
25। ये ध्यान दो, मैंने a ऑफ p की जगह x नहीं लिखा है। अगर मैं x के संग स्वैप करूंगी तो यहाँ चेंज होगा, इधर ये एरे में कुछ चेंज नहीं होगा। तो मुझे a ऑफ p के साथ स्वैप करना है। तो मेरा स्वैपिंग कैसे हुआ, 9 चला गया यहाँ और 25 चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब मेरी एरे की सिचुएशन कैसी दिख रही है, फिर से देख लेते हैं। 9, 17 और अब मैं बोलूं 25, उसके बाद 92, 70, 45 एंड 43। ये है मेरी सिचुएशन। तो ये है मेरा पाइवट। वो कहाँ है, अपनी सही जगह पे, जिसको कौन पॉइंट कर रहा है अभी, आई। ठीक है, तो उसकी सही जगह क्या है, उसकी सही जगह है आई। तो यहाँ देखो रिटर्न आई। तो मेरा सेकंड काम भी हो गया। पहला काम पाइवट को अपनी जगह पे प्लेस कर दिया, दूसरा काम आई को रिटर्न कर दिया, और तीसरा काम चेक करो, लेफ्ट वाले हाफ में सारे एलिमेंट्स लेस देन इक्वल्स टू 25 हैं, राइट वाले पार्ट में सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ हैं, बड़े हैं 25 से। मेरा ये पार्टीशन एल्गोरिथम। अब ये पार्टीशन एल्गोरिथम करके हुआ क्या भाई, एक ही को तो रखा अपनी सही जगह पे, बाकियों का क्या। तो ऐसे ही कर करके जो ये प्रोसेस मैंने पार्टीशन एल्गोरिथम लगाया, अभी पूरे एरे पे लगाया था, अब मैं इस लेफ्ट हैंड साइड वाले एरे पे फिर से पार्टीशन लगाऊंगी। उसमें कौन पाइवट सिलेक्ट हो, 9। हाँ मैम। मैम एक बार स्टेप नंबर 6 दोबारा से एक्सप्लेन कर ओके, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में क्या हुआ बेटा, देखो अभी हम यहाँ पे थे सेकंड वाली सिचुएशन पे। स्टेप नंबर 6 में बेसिकली उसने बोला कि a ऑफ i, आई क्या है, आई ध्यान से देखो, आई 9 पे पॉइंट कर रहा है। आई उस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है जिसके पीछे सारे जो हैं वो 25 से छोटे हैं और इसके आगे सारे 25 से बड़े हैं। तो अगर ये जगह पे है आई, तो अगर मैं बोलूं 17, 9 और 25, इन तीनों की मैं बात करूं और इनको मैं सॉर्ट करने की कोशिश करूं, तो 25 बेसिकली यहां होना चाहिए कायदे से। तो जितने एलिमेंट्स है वो पीछे खिसक जाए, जो उससे छोटे वाले हैं, बड़े वालों को तो हमें कुछ वैसे ही नहीं करना है, और 25 को मैं यहाँ डाल दूं। तो अगर मैं 25 को यहाँ डाल दूंगी तो 9 खो जाएगा ना, तो 9 को मैं यहाँ डाल देती हूँ। तो मैंने बोल दिया इनको स्वैप कर दो। ठीक है, अभी क्लियर है। अब जैसे मैंने स्वैप किया, स्वैप करने के बाद क्या हो गया, 9 मेरा इधर आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, 17 तो वहीं रहा, 25 मेरा यहाँ पे आ गया, और उसके बाद आगे वाले एलिमेंट्स भी वैसे ही रहे। आई कहाँ था, 9 को रेफर कर रहा था, 9 की जगह 25 आ गया, तो आई यहाँ पे रेफर करने लग गया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे सॉर्टेड एरे में 25 की सही जगह तो यही होनी थी, थर्ड पोजीशन, क्योंकि उससे छोटे केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं। बाय चांस की बात है कि यहाँ ये सॉर्ट हो गए, यहाँ देखो राइट हैंड साइड में कुछ सॉर्ट नहीं हुआ। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सॉर्ट हो जाते हैं, कभी कभार नहीं होता है, लेकिन हम चलाएंगे फिर भी पूरा। आप समझ में आ गया। यस मैम, ऑल ओके, तो अब जो मैंने क्या बोला, अब इतना काम हो गया, रिटर्न भी हो गया, आई 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, LHS और RHS में। यहाँ देखो बीच में से डिवाइड नहीं किया हमने थोड़ा मीनिंगफुली डिवाइड किया कि भाई जब डिवाइड कर रहे हो ना, थोड़ा काम भी करते जाओ साथ साथ में। काम क्या करते जाओ, एक एक एलिमेंट को उसकी जगह पे रखते भी जाओ। रखा मैंने 25 को उसकी जगह पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं फिर से यही एल्गोरिथम लगाने वाली हूँ, पार्टीशन। उसके बाद राइट हैंड साइड पे भी मैं कौन सा एल्गोरिथम लगाऊंगी, पार्टीशन। जब लेफ्ट हैंड साइड पे लगाऊंगी तो 9 हो जाएगा मेरा पाइवट, फिर कुछ कुछ अरेंजमेंट होगा, आगे देखा जाएगा। राइट हैंड साइड पे जब मैं लगाऊंगी तो पाइवट कौन होगा, 92, क्योंकि मैं हमेशा जिस भी एरे पे लगा रही हूँ तो उसका पहला एलिमेंट ले रही हूँ। तो ये है मेरा पार्टीशन एल्गोरिथम। पार्टीशन एल्गोरिथम की अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो पूरे n अगर एरे पे लगा रहे हो तो ये पूरे एरे के लिए चल रहा है लिविंग 1 एलिमेंट, राइट। तो इसको मैं बोल सकती हूँ n, अगर n एलिमेंट्स का एरे है तो n-1 टाइम्स लूप चलेगा, तो उसको बिग O ऑफ n कहा जा सकता है। अब आगे देखो, ये तो वही इन्फर हो गया कि जब भी पार्टीशन चल जाएगा तो जो है पाइवट से छोटे एलिमेंट्स जो है लोअर इंडेक्स से लेके आई तक आ जाएंगे, उसके आगे सारे बड़े होंगे, और p पे जो है आपका जो a ऑफ p था वो पाइवट था। उसके बाद आप स्वैप कर दोगे और पाइवट मूव हो जाएगा तो इन बिटवीन ऑफ द 2 सब एरेज एट इट्स करेक्ट पोजीशन। ये वही है जो मैंने अभी बताया। तो आप क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम क्या है, क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम है कि ये तो पूरा पार्टीशन है जो आप समझ चुके। क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करो। अगर मेरा एक एरे ए है जिसमें इंडेक्स लोअर बाउंड उसकी p है और अपर बाउंड उसकी q है, यहाँ ये
ए पी एंड क्यू। तो अगर दोनों बराबर है, मतलब एक ही एलिमेंट की आप बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर एक ही एलिमेंट है एरे में, तो ये तो हो गया उसका बेस केस, यही एक एलिमेंट है, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, ये एज इट इज रिटर्न कर दो। एक एलिमेंट पे तो आप क्या ही काम करोगे, राइट। अदरवाइज उस एरे पे, पूरे एरे पे क्या लगा दो, पार्टीशन। पार्टीशन से जो, यहाँ देखो वापस, पार्टीशन से जो ये आई वैल्यू रिटर्न होके आएगी, ये आई वैल्यू जो रिटर्न होके आएगी पार्टीशन से, उसको यहाँ कर लो एस में स्टोर। ये कौन सी वैल्यू होगी, ये वो वैल्यू होगी जिसपे हमारा पाइवट प्लेस हुआ। अब उसके पीछे वाला भाग क्या होगा, लोअर बाउंड पी से लेके एस माइनस वन तक, उधर पे फिर से क्विक सॉर्ट लगाओ। और राइट वाला भाग क्या होगा, s प्लस वन से लेके r तक, वहां फिर से क्विक सॉर्ट लगाओ। फिर से क्विक सॉर्ट लगाने का क्या मतलब है कि जब वो चलेगा तो आप वापस आके पार्टीशन एल्गोरिथम को लगाएगा, अगर उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो, राइट। सो दिस इज व्हाट योर क्विक सॉर्ट इज ऑल अबाउट। अब आगे बढ़ते हुए हम देखें इसका रिकर्शन ट्री। बेस्ट केस में अगर मैं बात करूं, तो हमेशा मैं अज्यूम करूंगी कि अगर मैं बेस्ट केस की बात करूं कि जो भी मैं एलिमेंट सिलेक्ट करूं वो हमेशा बीच में आए, वो हमेशा बीच में आए और दोनों भाग को इक्वल हाफ में डिवाइड करे, n बाई टू। फिर इसका पाइवट भी इसको दो भाग में डिवाइड करे, n बाई फोर और n बाई फोर। तो ये क्या हो गया, बेसिकली मर्ज सॉर्ट हो गया। मर्ज सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी हम पूरी देख चुके हैं, कितनी होती है, n log n। तो क्विक सॉर्ट के बेस्ट केस में वो n log n देगा, जब पाइवट हमेशा बीच में प्लेस हो। और वर्स्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस तब होगा, देखो वर्स्ट केस कितना बुरा है, जब आप ये पाइवट उठाओ, इसमें कोशिश करो प्लेस करने की, कोशिश करो इसमें प्लेस करने की, लेकिन प्लेस करने के बाद इसकी सही प्लेस यही थी जिसपे वो है, तो बचा हुआ एरे क्या हुआ, n माइनस वन साइज का हुआ, और लेफ्ट भाग में तो कुछ आया ही नहीं। समझ रहे हो बात को। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा एरे में थे 1 2 3 एंड 4, पाइवट लिया मैंने 1, जे वैल्यू चली 2 3 4 के लिए, सारे बड़े हैं, कुछ नहीं होगा, और ये यहीं पे ही अपने आप में ही स्वैप हो जाएगा, यही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो कोई भाई आपके दो भाग तो हुए ही नहीं, आपका एक ही भाग हुआ, विच वॉज योर राइट हैंड साइड। वो कितने साइज का था, बस एक एलिमेंट छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे पास बचे हुए हैं। तो n वाला जो आपका एरे था वो n माइनस वन में हुआ, फिर आपने एक पाइवट लिया तो वो अपनी जगह रह गया, n माइनस टू हुआ। करते 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 जब तक वन ना आ जाए, तो ये कितनी बार करना पड़ेगा जब तक वन ना आ जाए, पूरा n टाइम्स चलाना पड़ेगा। और पूरा n टाइम्स आप चलाओगे, मतलब n टाइम्स आप तोड़ोगे, तोड़ने का टाइम तो हो गया n टाइम्स कि आपने n बार तोड़ा, लेकिन हर लेवल पे आपको पार्टीशन तो लगाना ही है, हर लेवल पे आप पार्टीशन लगा रहे हो, राइट। पार्टीशन कितना लेता है, n n n n n n, राइट। पार्टीशन कितना लेता है, बिग O ऑफ n, तो टोटल कितना हो गया, बिग O ऑफ n स्क्वायर। ये रिकर्सिव रेकरेंस रिलेशन लिखिए, जिसको समझ में आ रही है ठीक है, नहीं समझ में आ रही कोई दिक्कत नहीं है, लेमेन्स भाषा में आप समझ सकते हो कि अगर मेरे को तोड़ने में n बार तोड़ना है और हर लेवल पे मुझे n बार का पार्टीशन एल्गोरिथम लगाना है, भाई इसका पार्टीशन एल्गोरिथम बिग O ऑफ n चलेगा। जब n माइनस वन एलिमेंट्स थे तो n माइनस टू टाइम्स पार्टीशन एक्चुअली चलेगा, लेकिन उसको भी आप बिग O ऑफ n कह सकते हो, इसीलिए मैंने n लिख दिया। तो ये टोटल कितना हुआ, n स्क्वायर। तो क्विक सॉर्ट की बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी n log n बिग O, और वर्स्ट केस की होती है बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो यहाँ होता है आपका क्विक सॉर्ट खत्म। ये बहुत क्विक सॉर्ट पढ़ाया है मैंने, बिल्कुल क्विकली पढ़ाया है, क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास। एक आपके पास अभी दो क्वेश्चन और हैं, अगर टाइम परमिट करेगा तो लास्ट वाला करते हैं, अदरवाइज आप 7th वाला क्वेश्चन तो कर ही लो। चलो ये क्वेश्चन करो, बहुत इजी है, आई थिंक 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, 2 सेकेंड में, सॉरी। प्रियंका मैम, मैम अभी सिर्फ एक आंसर आया है, ऑप्शन सी तन्वी का। अब है कभी ऑप्शन नंबर सी आ गया है, बस अभी 2 ही आंसर्स आए हैं। ध्यान से पढ़ो बेटा। अविनेश का आया है ऑप्शन नंबर बी, सृष्टि ऑप्शन नंबर
बी, दिव्या का ऑप्शन नंबर बी। अब बी ऑप्शन आने लगे हैं, ऑप्शन बी बी बी। ईशा ए बी, ओके मैम ए बी में आंसर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं फटाफट सॉल्यूशन क्या है इसका। ओके तो आंसर आपका बी है। ये बेसिकली कुछ नहीं पूछना चाह रहा है, बोल रहा है कि अगर ये टीसीपी एल्गोरिथम n कॉमा k के लिए चलेगा, तो अगर मान लो बेस केस ट्रू नहीं हुआ, ये भी नहीं ट्रू हुआ, ये भी नहीं ट्रू हुआ, तो इधर आएगा, इधर आके बोलेगा दिस प्लस दिस। तो एक ये कॉल हुई और एक ये कॉल हुई और ये दोनों चलेंगी। बाइनरी सर्च में एक चल रही थी क्योंकि एक इफ में थी, एक एल्स में थी, यहाँ दोनों एक ही स्टेटमेंट में है तो दोनों चलेंगी। तो एक बार ये n माइनस वन कॉमा k के लिए चलेगा और एक बार n माइनस वन कॉमा k माइनस वन के लिए चलेगा। तो हर बार कितनी कॉल्स होंगी? हर बार 2 कॉल्स होंगी, इसीलिए आंसर 2 है। इसमें कंफ्यूज होने का कुछ था ही नहीं, राइट मैम। बस 2-3 मिनट और लगेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, देन दैट इज ओवर। ठीक है मैम? ओके मैम, ओके 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 ठीक है। ये क्वेश्चन और फटाफट करो, सेम फंक्शन है। अब ये बताओ कर क्या रहा है, बस मुझे इतना बता दो ये कर क्या रहा है। ऑप्शन आने स्टार्ट हो गए हैं। ऑप्शन नंबर बी, पल्लवी ऑप्शन बी, अकरम ऑप्शन नंबर बी, दीक्षा ऑप्शन बी, सृष्टि ऑप्शन बी। ओके, सबके बी ही ऑप्शन आ रहे हैं अभी तक। एक ऑप्शन आया है हमारे पास तानिया का, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सबके ऑप्शन बी ही आए हैं अभी तक। अभी और भी टाइम है बच्चों, जल्दी से आंसर दो। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी भी आ चुका है हमारे पास, ऑप्शन सी भी आ चुका है राखी का, हिमांशु ऑप्शन डी, सी। ओके, फटाफट मैम सॉल्यूशन पे ही बढ़ते हैं आगे। ओके तो आंसर है आपका डी। मैम ने कहा था कल कि डी आंसर यूजुअली गलत होता है, हमेशा देखो कुछ कर रहा होगा वो फंक्शन, लेकिन जरूरी नहीं है। डी आंसर भी सही सही हो सकता है कभी कभी, क्योंकि जानबूझ के हमें पता होता है कि बच्चा जो है इन्फर नहीं कर पाएगा कि इससे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ए बी और सी तो नहीं हो रहे हैं, इसीलिए आंसर डी है। वो नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं वो तब समझ में आएगा जब ये समझ में आएगा ये कर क्या रहा है। तो एक बार ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है। ये बेसिकली आपका, यहाँ देखो, अगर आप इसको कॉल करते हो टीसीपी, यही वाला एग्जांपल ले लेती हूँ जो आने वाला है 4,3 के लिए। ठीक है, अगर तुम इसको 4,3 के लिए कॉल करोगे, के वैल्यू है आपकी 3, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये, सेकंड स्टेटमेंट ये और थर्ड स्टेटमेंट ये। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बोलेगा क्या k इक्वल टू 1 है? k इक्वल टू 1 नहीं है। क्या n डबल इक्वल टू k है? नहीं है। तो क्या करना है? रिटर्न करना है 2 कॉल्स का सम। अब जब भी एक से ज्यादा कॉल्स होंगी तो आप कोशिश करो कि एक ट्री स्ट्रक्चर बना के इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मैंने कहा अगर TCP 4,3 है तो इसमें से अब 2 कॉल्स होंगी, जो एक होगी TCP n-1 यानी 3,3 के लिए और दूसरी होगी TCP n-1 3,2 के लिए। और दोनों का जो बाद में, इसके बाद में जो सम आएगा वो मैं रिटर्न कर दूंगी। ठीक है, अब इसके बाद TCP 3,3 पहले कॉल होगा क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है। TCP 3,3 को जरा एक्सपैंड करो। अब इसमें देखो जाके, क्या स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है? नहीं, स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू नहीं है। क्या स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू है? क्या दोनों बराबर है? यस, दोनों बराबर है। तो यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, वो है 1। तो यहाँ से रिटर्न क्या हो गया? 1। अब 3,2 के लिए देखो, 3,2 ने क्या बोला? 3,2 ने बोला कि फर्स्ट बेस केस गलत है, K1 नहीं है, दोनों बराबर भी नहीं है, सेकंड भी गलत है। तो भैया यहाँ पे भी हमको दोनों कॉल्स बुलानी पड़ेंगी, तो ये भी 2 कॉल्स बुलाएगा। क्या? TCP 2,2 एंड TCP -1 यानी 2 और K-1 यानी 1। अब इसका भी लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये पहले आया। यहाँ n वैल्यू बराबर k है, बेस केस नंबर 2 ट्रू हो जाएगा और यहाँ से वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी? 1। अब ये प्लस के आगे वाले पार्ट पे, राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे जाएगा, बोलेगा 2,1 का आंसर दो। 2,1 में क्या k वैल्यू क्या है? k वैल्यू 1 हो गई, इस वाले में k वैल्यू हो गई 1, तो बेस केस 1 हो गया ट्रू।
तो यहाँ से क्या वैल्यू रिटर्न हो गई जानी n की वैल्यू क्या है 2 और दोनों में क्या होना था यहाँ पे प्लस, तो 2 + 1 कितना हुआ 3, तो यहां से रिटर्न हुई, यहां से क्या वैल्यू रिटर्न हुई, यहां से रिटर्न हुई आपकी 3, इन दोनों का भी होना है प्लस, तो यहां से क्या रिटर्न हुआ 4, राइट। अब ये हमने एनालाइज कर लिया। अगर इसका आप ये एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि ये क्या कर रहा है, ये तो भाई एक रैंडम सा फंक्शन है, कोई बात नहीं, इसीलिए वो पहला 3 काम तो नहीं करना है, ये हमको बिल्कुल ही क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। तो मैंने अभी आपको ट्री स्ट्रक्चर बना के दिखाया कि टीसीपी 4,3 4 कैसे हुआ, ये इधर ही बन गया, उसके लिए जगह आ गई थी। टीसीपी 4,3 का आंसर आया आपका 4। तो बेसिकली इसका आंसर ये है, अगर कभी ये कोड दिखे तो याद करना, कभी मैथ्स में पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला NCK कॉम्बिनेशन वाला, n में से आपको k आइटम्स चूज करने हैं, गिवन n आइटम्स चूजिंग k थिंग्स फ्रॉम गिवन n थिंग्स। तो कैसे कर सकते हो, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। और उसमें ये होता था कि अगर आपको n आइटम्स गिवन है और बस एक आइटम चूज करना है, तो कोई भी कर लो उनमें से, तो n तरीके हो सकते हैं आपके चूज करने के। अगर आपको n आइटम्स गिवन है और आपको n ही आइटम सिलेक्ट करने हैं, तो केवल एक तरीका हो सकता है चूज करने का कि आप सारे ले लो, राइट। तो ये हमारे हो गए बेस केसेस जब k की वैल्यू 1 और k की वैल्यू n है। तो आप कोड में जाके देखो, कोड में अगर k की वैल्यू 1 है, एक ही आइटम सिलेक्ट करना है, तो n तरीके हो सकते हैं, और अगर n की वैल्यू बराबर है k के, मतलब n आइटम्स में से n ही आइटम सिलेक्ट करने हैं, तो एक ही तरीका हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अब इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन हुआ तो आपका लगता था ये फॉर्मूला क्या है, इसको ध्यान से देखो। अगर आपके पास आइटम्स हैं और आपको सपोज करो 1 या n से बीच में कोई नंबर लेना है, तो सपोज करो 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4 करते करते n आइटम्स हैं, तो अब हमारे पास k की वैल्यू 1 या n नहीं है, सपोज 2 या 3 है, तो या तो आप इस एलिमेंट को लोगे या नहीं लोगे। अगर मान लो आपने इस एलिमेंट को ले लिया, आपको कितने एलिमेंट लेने थे, k एलिमेंट्स लेने थे, ठीक है। अगर आपने ये फर्स्ट आइटम को ले लिया, तो अब आपकी नीड कितनी हो गई k-1, और बचे कितने एलिमेंट्स n-1, तो वो क्या हुआ, वो ये वाला स्टेटमेंट है, n-1 में से अब बस k-1 चूज करने। और अगर मान लो आप इस एलिमेंट को नहीं लेते, इसको आप नहीं लेते हो, तो अभी भी आपको k ही एलिमेंट्स चाहिए, लेकिन चॉइसेस बस n-1 की बची है। तो ये हुआ ये वाला, n-1 में से अभी भी k लेना है। अगर इन दोनों को आप ऐड कर देते हो, तो आपका ये मैथमेटिकल फंक्शन ये है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। तो अगर ये कोई इन्फर नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा चीज है। तो बेसिकली यही दो फंक्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि अगर बेस केसेस नहीं है, तो या तो वो एलिमेंट को चूज मत करो, बचे हुए n-1 में से k को चूज करो, या वो एलिमेंट को चूज कर लो और बचे हुए n-1 में से अब k-1 को चूज करो। सो बेसिकली दिस इज द रिकर्सिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन यू हैव टू चूज k एलिमेंट्स फ्रॉम अ गिवन n एलिमेंट्स। नाउ दिस इज द लास्ट थिंग, ये आखिरी था आज की क्लास के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम, यू कैन कंटिन्यू। ओके मैम। So now we'll be moving to the topic of binary tree and binary search tree. Okay, so this will be taught to you by Priyanka ma'am, and now we're going to begin with that. So wasting no more time, let's just begin with binary tree, the tree data structure. क्लियर है? Yes ma'am, screen clear है, आप आगे कंटिन्यू करिए। मैम वॉइस आ रही है मैम? Yes ma'am, voice is clear. ओके मैम। ओके, तो हम स्ट्रक्चर में कवर करने वाले सबसे पहले डेट्स लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
all, we will see the definite tree, the second type of tree, third tree terminologies, fourth properties of binary tree, fifth one how binary tree are stored in memory. प्रियंका मैम, आपका स्क्रीन पे चेंज नहीं हुआ इंसर्शन पीपीटी में। आप फर्स्ट स्लाइड पे हैं और वॉइस थोड़ा आपका अनक्लियर आ रहा है मैम। हाँ, अभी आ गई, सेकंड स्लाइड आ गई, और लेकिन वॉइस आपका थोड़ा सा ब्रेक होके आ रहा है। मैम अब बताइएगा। हाँ, आप प्रॉपर आ रही है मैम। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, अब सही आ रही है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, तो नेक्स्ट हम बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन देखेंगे, डिलीशन देखेंगे और ट्रैवर्सल देखेंगे। ओके मैम, सही है। ओके ओके ओके, नाउ सो लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक विच इज डेफिनेशन ऑफ ट्री। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है ट्री की। देखिए, हमने दो टाइप के डेटा स्ट्रक्चर अभी तक पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा एरे, वो पढ़ा नहीं बट आप सब लोग जानते हैं, मुझे पता है, एरे। और नेक्स्ट वन हमने लास्ट क्लास की पढ़ा था लिंक लिस्ट। तो ये दोनों टाइप के जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो लीनियर फॉर्म में होता है। अब ये लीनियर फॉर्म का क्या मतलब है? अगर मैं आपको एक लाइन में खड़ा कर दूं और मैं कहूं कि किस टाइप की लाइन है, तो वो लीनियर लाइन होगी। क्यों? क्योंकि आपके एक आगे एक बंदा खड़ा होगा और आपके एक पीछे एक बंदा खड़ा होगा, ठीक है। मतलब स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं होंगे वो, ठीक है। जो लोग खड़े होंगे लाइन में वो स्कैटर्ड नहीं होंगे। अगर सपोज हमारे पास कुछ, हमें ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हमारे पास जो अरेंजमेंट हो एलिमेंट्स का वो हायरार्किकल फॉर्म में हो, ठीक। लाइक अगर हम अपने फैमिली ट्री की ही बात करें तो सबसे पहले क्या आते हैं? पहले क्या आते हैं? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आ गए, ठीक। उसके बाद पेरेंट्स आ गए, ठीक। इसके बाद ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पे चिल्ड्रंस आ गए, C1, C2, C3। देन यहाँ पर इनके भी चिल्ड्रंस आ गए, CP1, कुछ भी नाम दे दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। ये लीनियर फॉर्म में अरेंज नहीं हो सकता। तो इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर की। तो क्या बोला गया है? देखिए, अ ट्री इज अ नॉन लीनियर। नॉन लीनियर से आप लोग समझ गए होंगे नॉन लीनियर क्यों बोला है, क्योंकि ये लीनियर फॉर्म में नहीं है डेटा। जो अरेंज नॉन लीनियर फॉर्म में है। तो ट्री याद रखिएगा, ट्री नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है कंपेयर टू एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। ये सब क्या थे? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे। ये सब क्या थे? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब ट्री की कुछ चीजें देखते हैं जो ट्री में होती हैं। ट्री में जो ट्री होता है वो कलेक्शन होता है किसका? नोड्स का, ठीक। नोड्स का। नोट्स क्या होंगे यहाँ पर? ये दिस वन इज नोट, दिस वन इज नोट, दिस वन, ये सारी क्या है? नोट्स, ठीक है। अब नोट्स आर कनेक्टेड थ्रू एजेस। नोट्स कैसे कनेक्ट होती है? ये एज से। ये देखो, ये एक एज है, ये भी एक एज हो गई, ये भी एक एज हो गई। तो नोट्स किससे कनेक्टेड होती है? एजेस से। ईच नोड कंटेन अ वैल्यू। ये तो हमें पता ही है, तभी तो हम ये नोट्स ले रहे हैं। हमें क्या करना है? स्टोर करना है डेटा या फिर कोई वैल्यू नोड में। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर नोड का जरूरी नहीं है चाइल्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। दैट मीन्स इट मे और मे नॉट हैव अ चाइल्ड, ठीक। आगे देखते हैं। द फर्स्ट नोड ऑफ द ट्री इज कॉल्ड द रूट नोड। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्या होगा? ये रूट नोड होगा। और हर एक ट्री का रूट नोड जरूरी है होना, ठीक है। ट्री हमेशा रूटेड होता है, मतलब हर एक ट्री का कोई ना कोई बॉस जरूर होता है। बिना बॉस के ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। आगे मूव करते हैं। देन नेक्स्ट टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्री। बहुत सारे टाइप्स होते हैं ट्री के, तो देखते हैं एक एक करके। द फर्स्ट वन इज जेनरिक ट्री। जेनरिक ट्री क्या बोलते हैं? एन एरे ट्री। देखिए, मैंने आपको ट्री की डेफिनेशन बता दी। अब उस ट्री की डेफिनेशन में अगर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लगता, कोई भी किसी भी टाइप का कंस्ट्रेंट नहीं लगता, दैट मीन वो जेनरिक ट्री होगा। कंस्ट्रेंट से मतलब ना उसके चिल्ड्रन पे कंस्ट्रेंट लगेगा, ना उसके डेटा पे कंस्ट्रेंट लगेगा, किसी भी टाइप का कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगेगा। तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? जेनरिक ट्री, ठीक। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एवरी नोड में हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। इस ट्री के कितने भी
किसी भी पर्टिकुलर नोड के कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं। अब देखिए जब कोई ट्री पे कंस्ट्रेंट लग ही नहीं रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये बाकी सारे जो ट्री हम पढ़ने वाले हैं आगे उन सबका क्या होगा, सुपर सेट होगा। ठीक, जब इसमें कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है तो ऑब्वियसली ये सुपर सेट होने वाला है। अब आगे मूव करते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, ये एक नोड है जो कि क्या होने वाला है, रूट नोड। ठीक, अब इसके क्या है, 3 चाइल्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका एक चाइल्ड है और यहाँ पर सी के कितने चाइल्ड है, 4 चाइल्ड है। तो किसी पे भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं, कोई भी कंस्ट्रेंट लगा हुआ नहीं है। तो ये कैसा ट्री हो गया, जेनरिक ट्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सेकेंड टाइप ऑफ ट्री इज बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री क्या है, बाइनरी से आप लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाइनरी से आप लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाय का मतलब क्या होता है, दो। अब ये चिल्ड्रन पे कंस्ट्रेंट लग रहा है कि हर एक नोड के 2 चाइल्ड होने चाहिए। ठीक, अब एक बात बताइए, हर एक नोड के 2 चाइल्ड होंगे तो ऐसे तो कभी ट्री स्टॉप ही नहीं होगा। तो हमने कंडीशन लगा दी एट मोस्ट 2 चाइल्ड। ठीक, एट मोस्ट 2 चाइल्ड होने चाहिए। एट मोस्ट 2 चाइल्ड का क्या मतलब हो गया, या तो 0 हो या फिर 1 हो या फिर 2 हो, बट मोर देन 2 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे ट्री को क्या बोलते हैं, बाइनरी ट्री। ठीक, अब जब इसके 2 ही चाइल्ड हैं तो पहला वाला जो होता है, जो लेफ्ट साइड में होगा उसे बोलेंगे लेफ्ट चाइल्ड, और जो राइट में होगा उसे बोलेंगे राइट चाइल्ड। क्लियर, आगे मूव करते हैं। अब तो आप लोगों को बाइनरी ट्री समझ में आ गया होगा। अच्छा, बाइनरी ट्री पे कुछ और कंस्ट्रेंट लगाते हैं अगर हम, तो हमारे पास बहुत सारे ट्रीज जनरेट हो जाते हैं, जैसे कि कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, एवीएल, बीएस ट्री, बाइनरी सर्च ट्री जो कि बीएसटी को कहते हैं, आरबी ट्री। तो ऐसे बहुत सारे ट्रीज जनरेट होते हैं अगर हम किस पे कंस्ट्रेंट लगाते हैं, बाइनरी ट्री पे। ठीक, ओके, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बाइनरी ट्री का। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए क्या है, रूट। रूट के कितने चाइल्ड है, 2। ठीक है, अलाउ है बाइनरी ट्री में तो 2 ही चाइल्ड होने चाहिए, 2 एटमोस्ट 2 होने चाहिए। बी की बात करते हैं, बी पर भी कितने चाइल्ड है, बी के 2 चाइल्ड है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी की बात करते हैं तो सी का एक चाइल्ड है, तो ये तो अलाउड है क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या थी, एटमोस्ट 2 चाइल्ड। ठीक, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, बाइनरी ट्री। क्लियर, आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में देखिए 1 के कितने, 1 इज अ रूट, एक 1 क्या है, रूट, इसके 3 चाइल्ड हैं तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं, ये क्या होगा, बी ट्री नहीं होगा क्योंकि 1 के 3 चाइल्ड हैं, वो तो अलाउड है ही नहीं क्योंकि एटमोस्ट 2 चाइल्ड होने चाहिए। क्लियर, आगे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है फुल होना चाहिए। फुल बाइनरी ट्री फुल कब होगा, जब हर एक नोड के पास 2-2 चाइल्ड हो। ठीक, अब यहाँ पे भी वही बता गई कि अगर 2-2 चाइल्ड होंगे, हमेशा हम 2-2 रखेंगे तो कभी स्टॉप ही नहीं करेगा ट्री, है ना। तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी कि या तो हर एक नोड के पास 0 चाइल्ड हो या फिर 2 चाइल्ड हो, तो वो फुल बाइनरी ट्री होगा। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। A binary tree is a full binary tree if every node has 0 or 2 child. ठीक, हर एक नोड के पास या तो 0 चाइल्ड हो या फिर 2 चाइल्ड हो। बाइनरी ट्री से अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो बाइनरी ट्री में क्या था, मोर देन 2, क्योंकि वहां पे 1 भी अलाउ था, लेकिन यहाँ पे एक चाइल्ड अलाउ नहीं है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। या फिर इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, फुल बाइनरी ट्री इज बाइनरी ट्री in which all nodes except leaf node have 2 children। अब ये लीफ नोड क्या मुसीबत आ गई, लीफ नोड देख लेते हैं एक बार। देखिए किसी भी ट्री की बात करेंगे तो मैं टर्मिनोलॉजीज की बात कर रही हूँ, क्योंकि आगे मैं पढ़ाऊंगी, लेकिन थोड़ा बेसिक सा देख लेते हैं। ये सपोज हमारे पास ट्री है, तो जिस भी नोड के पास चिल्ड्रंस नहीं होते, ठीक, जिन नोड के पास चिल्ड्रंस नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, लीफ नोड्स। ठीक है, और जिनके पास चिल्ड्रंस होते हैं लाइक दिस वन और दिस वन, ये क्या होती है, इंटरनल नोड्स। ठीक, क्लियर, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि वो बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री होगा जिसके सारे नोड्स के पास तो 2 चाइल्ड होने चाहिए, लेकिन लीफ नोड के पास 0 चाइल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, मैं रब कर देती हूँ फटाफट। देखिए ये आया हमारे पास ट्री। अब देखिए ये फुल बाइनरी ट्री है या नहीं है, फटाफट राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, फटाफट बताइए ये फुल बाइनरी ट्री है या नहीं है। हेलो हेलो, मैम
हेलो, एम आई ऑडिबल? आंसर्स आ रहे हैं नो। ओके, नो, ओके गुड। दैट मीन्स देखिए यहाँ पर देखिए एक बार ओके देखिए यहाँ पर देखिए इसके पास 2 चाइल्ड है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। बी के पास भी 2 चाइल्ड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आकर हम अटक गए क्योंकि सी के पास 1 चाइल्ड है। दैट मीन्स ये वाला ट्री बाइनरी ट्री तो डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर हम बात करें फुल बाइनरी ट्री की तो फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा। एक चीज याद रखना, फुल बाइनरी ट्री और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री सेम होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री को भी फुल बाइनरी ट्री कहते हैं। आगे अब ये बताइए ये फुल बाइनरी ट्री होगा? ये तो डेफिनेटली होने वाला है, दिख ही रहा है, ये बाइनरी ट्री भी है और ये फुल बाइनरी ट्री भी होगा, ठीक है। आगे मूव करते हैं, थोड़ा फास्ट मूव कर रहे हैं बच्चों क्योंकि टाइम बहुत कम है। देखिए अब नेक्स्ट आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब देखिए जब हम बाइनरी पढ़ ही चुके हैं का मतलब तो कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, वो आपको याद जरूर रखना है कि कंप्लीट और फुल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, अ बाइनरी ट्री इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इफ ऑल लेबल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। अब ये लेबल्स देखते हैं, लेबल्स का मुसीबत आ गई। लेबल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेबल। तो सबसे पहले लेबल्स की बात करते हैं, ये लेबल्स क्या हो गए, ठीक। तो सपोज हमारे पास ये कोई ट्री है, तो देखिए लेबल्स की बात करते हैं। लेबल क्या होते हैं, ये हमारे पास कोई ट्री है, देखिए जो रूट होता है वो हमेशा लेवल 0 पे होता है। याद रखिएगा रूट हमेशा लेवल जीरो पे होता है। और जैसे जैसे हम एक एक आगे मूव करते हैं, मतलब एक एज के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, लेवल इंक्रीज करते जाएंगे बाय 1, ठीक। 1 1 ऐड करते चले जाएंगे लेवल्स में। लेवल 2 तो देखिए बिल्कुल घर की तरह है, जैसे हमारे घर में फ्लोर्स नहीं होता, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया, ये सेकंड फ्लोर हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स आपके घर में कितने होंगे, तो कितना कहोगे, 3 ना। तो ऐसे ही टोटल लेवल्स की बात करूं अगर इस ट्री में, तो याद रखिएगा 3 लेवल होंगे, 2 लेवल मत कह दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने होंगे, 3, तो ये याद रखिएगा, ठीक। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन एक बार और देखते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या कहा है, लेवल्स सारे कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। लेवल सारे कंप्लीटली फिल्ड का मतलब हर एक चाइल्ड के पास 2-2 चाइल्ड होने चाहिए, हर एक नोड के पास 2-2 चाइल्ड होने चाहिए, एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल। एंड लास्ट लेवल किस तरीके से फिल होना चाहिए वो देखते हैं। द लास्ट लेवल हैज ऑल कीज एज लेफ्ट एज पॉसिबल। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट लेवल हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक। लास्ट लेवल क्या है, ये लास्ट लेवल है। तो इस लास्ट लेवल को कैसे फिल करा जा सकता है, हमें लेफ्ट टू राइट फिल करना है। मतलब पहले हमें लेफ्ट कंप्लीट करना है, देन राइट कंप्लीट करना है। लाइक अगर मैंने ये हटा दिया और अगर इसे कहूं कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा क्योंकि मैंने इसे नहीं फिल करा। तो याद रखिए, देखिए यहाँ पर लास्ट लेवल में रिस्ट्रिक्शन है, लास्ट लेवल अलाउड है कि वो कंप्लीटली फिल ना हो, लेकिन फिल हो तो कैसे हो, पहले लेफ्ट फिल होना चाहिए, उसके बाद हम राइट में मूव करेंगे। तो आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। तो एक बार इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए ये वाला ट्री है, ओके। तो ये वाला ट्री बाइनरी ट्री डेफिनेटली होने वाला है। हमने दूसरा ट्री पढ़ा था फुल बाइनरी ट्री, डेफिनेटली होगा भी क्योंकि हर एक के पास 2-2 नोड्स हैं। देन इसके बाद बात करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री, होगा ये कंप्लीट बाइनरी ट्री, डेफिनेटली होगा, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होगा, ठीक। अब इसकी करते हैं, इस नोड की बात करते हैं, ये बाइनरी ट्री होगा, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा क्या, फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा। और ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, कंप्लीट बाइनरी ट्री भी नहीं होगा क्योंकि पहले एफ की जगह इसे फुल होने से पहले ये वाला फिल होना चाहिए था, इस वजह से ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा, ठीक। अब इसकी बात करते हैं। अब ये देखिए, देखिए यहाँ पर ये बाइनरी ट्री होगा, ठीक। ये फुल बाइनरी ट्री होगा या नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जे के पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है। अब बात करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। तो डिफरेंस क्लियर होगा आई थिंक फुल बाइनरी ट्री में और कंप्लीट बाइनरी ट्री में, ठीक। कोई डाउट है तो फटाफट आप लोग टाइप कर सकते हैं जो भी डाउट है, अदरवाइज आगे मूव करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? मैम कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। आ गए बच्चों के रिप्लाईज।
एक बार मैम Okay, फुल ma'am. और कंप्लीट में जरा डिफरेंस एक बार दोबारा से बता दीजिए। ओके 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 ओके, ठीक है। चलो ये लास्ट वाला एग्जांपल देखते हैं डिफरेंस में। देखिए फुल बाइनरी ट्री में सिर्फ दो ही रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्या क्या? 0 चाइल्ड होना चाहिए या फिर 2 चाइल्ड होने चाहिए हर एक नोड पे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्यों अलाउ नहीं है, ये वाला क्यों फुल बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक चाइल्ड है, ठीक है। तो इस वजह से ये फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा, ठीक। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री ये कहता है कि जो सेकंड लास्ट लेवल तक तो कंप्लीट होना चाहिए, ये सेकंड लास्ट लेवल होगा, सेकंड लास्ट लेवल तक कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन जो लास्ट लेवल है वो कंप्लीटली फिल्ड ना हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर फिल हो तो कैसे फिल हो? लेफ्ट टू राइट, ठीक। लेफ्ट टू राइट फिल होना चाहिए, मतलब कि पहले हम के फिल करेंगे, पहले इसे फिल करेंगे, फिर इसे फिल करेंगे, फिर इसे फिल करेंगे, देन लास्ट में मूव करेंगे। क्लियर? यहां तक क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, तो ये बताइए कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा? कंप्लीट भाई सेकंड लास्ट लेवल तक तो कंप्लीटली फिल्ड है। अब बात करते हैं लास्ट लेवल की, तो लास्ट लेवल में भी हम लेफ्ट टू राइट ही फिल करा है हमने इसे, तो एट मींस ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। तो क्लियर है? आगे क्वेश्चन आने वाला है, अब क्लियर है मैम? हाँ मैम, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, फटाफट आंसर कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैम इस सेशन की अटेंडेंस आपने ली है क्या अभी? नहीं मैम अभी नहीं ली। ठीक है, तो 220 पे ये सेशन खत्म है, 220 पे ही अटेंडेंस ले लेंगे क्लोज करके। ठीक है ठीक है। आंसर्स बताओ। सी, बहुत सारे सी आ गए मैम। गुड। हालांकि ये 1 मिनट का क्वेश्चन था नहीं, बट ठीक है कोई बात नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन इजी भी होने चाहिए, ठीक है। आंसर मैम सी आ रहा है, सबका ही सी आ रहा है। ओके वेट करें कि आगे मूव करें, बताइए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं मैम, सोल्यूशन के लिए बढ़ते हैं। चलिए चलिए, तो आंसर क्या आया? सी, ठीक। सबको आई थिंक क्लियर होगा कि मैं बताऊं? चलिए एक बार देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बाइनरी ट्री तो डेफिनेटली ये बाइनरी ट्री तो है ही है। अब बात करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ कंप्लीट होने से पहले इसे फिल कर दिया, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो होगा ही नहीं। अब बात करते हैं फुल बाइनरी ट्री की, तो डेफिनेटली ये फुल बाइनरी ट्री है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा दोनों में डिफरेंस, कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस होता है, ठीक। आगे मूव करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप में से शायद काफी सारे स्टूडेंट्स ट्राई कीजिएगा अटेम्प्ट करने की, मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, डोंट यू वरी। आंसर आ रहे हैं मैम बी एंड सी में मोस्टली। ओके मैक्सिमम बी है, कुछ बच्चे सी भी बोल रहे हैं। ओके मैम, एक बार अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन, जल्दी कुछ नहीं है, अभी टाइम भी है, 24 सेकेंड्स है। बी एंड सी, एक ए आया है काजल का, अभी डी भी आ गया अनमोल का, अच्छा अभी ए आने लग गया है, ए सी डी। ओके, मिक्स ऑफ आंसर्स है मैम। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि कितने बाइनरी ट्री पॉसिबल है 3 नोड से, अगर हमारे पास डेटा एलिमेंट क्या गिवन है 1 2 3, ठीक। तो देखिए अगर पहले मैं स्ट्रक्चर बना के देखती हूँ कि कितने, अगर मेरे पास सिंपल एक नोड होगा तो कितने बाइनरी ट्री पॉसिबल है? एक, जो कि रूट हो जाएगा। अगर 2 नोड होंगे मेरे पास तो कितने बाइनरी ट्री? खाली मैं अभी स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, याद रखिएगा खाली स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, अभी इसमें डेटा एलिमेंट नहीं डाल रही मैं, ठीक। तो खाली स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चर मतलब कितने तरीके से वो बन सकता है। तो 2 अगर नोड्स होंगे तो देखिए एक तो ये ट्री बन सकता है, ठीक, और एक दूसरा ये बन सकता है, ठीक है। ये 2 ही पॉसिबिलिटी है, और आई डोंट थिंक कि कोई और पॉसिबिलिटी होने वाली है। अगर 3 नोड्स होंगे तो कितने पॉसिबल है देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर एक डाला, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर 2 नोड्स के साथ 2 केसेस पॉसिबल थे, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, एक तो मेरा रूट बन गया। अब ये 2 नोड्स को यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैं कितने तरीके से डाल सकती हूँ, 2 तरीके से, है ना। तो यहाँ पर देखिए, या तो एक तरीका मैं ये वाला अडॉप्ट कर सकती हूँ, पहला वाला, या फिर दूसरा तरीका क्या कर सकती हूँ, ये वाला अडॉप्ट कर सकती हूँ। पहले मैंने यहाँ डाला, उसके बाद इसके राइट में डाल दिया, ठीक है। तो दैट मीन्स ये कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि सबसे पहले रूट फिल कर दो और उसके बाद जितने भी नोड्स हैं यहाँ पर उनसे कितने ट्री पॉसिबल है वो कर दो। तो इन 2 नोड से 2 ही ट्री पॉसिबल थे, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे तो कोई नोड है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर सिर्फ खाली मैं यहाँ पे रूट लिख देती और मुझे ये कंस्ट्रक्ट भी ना करना पड़ता, तब भी मैं आइडेंटिफाई कर सकती थी कि यहाँ पर कितने होंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट्स फिल करे और यहाँ से मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया कि 2 नोड्स पॉसिबल है, ठीक। या फिर आप एक एक करके कंस्ट्रक्ट भी करके देख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो ठीक है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी तो ये हो गई। अब मैं राइट में शिफ्ट करती हूँ। अभी तक मैंने क्या करा था, ये वाले एलिमेंट को लेफ्ट में ही डाला था। अब राइट में भी 2 एलिमेंट बचे, तो 2 ही पॉसिबिलिटी आएंगी। एक तो ये वाली पॉसिबिलिटी आ गई, और दूसरी क्या होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, दूसरी पॉसिबिलिटी होगी हमारे पास लेफ्ट में चले जाते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। अभी तक तो मैंने लेफ्ट और राइट कर दिया था, बस एक पॉसिबिलिटी और बची है कि मैं हर एक एलिमेंट एक लेफ्ट में डाल दूं और एक राइट में डाल दूं। तो टोटल कितने आ गए, 5, ठीक। तो टोटल कितने आ गए, 5। लेकिन ये याद रखो, बस यहाँ पे यही ट्रिक थी कि ये क्या है, ये खाली इनका स्ट्रक्चर है, ये खाली स्ट्रक्चर है, अभी मैंने एलिमेंट नहीं डाले हैं। तो देखिए, अगर मैं एलिमेंट डालती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने डाला 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे डाल दिया। इसके अलावा ये केस एक जनरेट हो गया, खाली एक ही चीज मेरे पास दे रहा है कितने केसेस जनरेट हो जाएंगे। मैं यहाँ पे 2 1 3 भी कर सकती थी। तो देखिए, अगर मेरे पास 1 2 3 है तो कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 से कितने नंबर जनरेट कर सकती हूँ, फैक्टोरियल 3। समझ में आया कैसे कैसे कर सकती हूँ। आई थिंक प्रोबेबिलिटी सबको आती होगी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक। तो देखिए, हमारे पास 3 प्लेसेस है, यहाँ पर कितनी चॉइसेस हैं, 3, क्योंकि यहाँ पर मैं 1 2 3 कुछ भी प्लेस कर सकती हूँ, ठीक। यहाँ पर मेरे पास कितनी चॉइसेस बची, क्योंकि मैं यहाँ पर एक फिल कर चुकी होंगी, तो यहाँ पर कितनी चॉइस बची, अब मेरे पास 2 ही चॉइस बची और यहाँ पर एक ही चॉइस बची। तो कितने केसेस बन सकते हैं, फैक्टोरियल 3। दैट मीन्स सिर्फ इस वाले ट्री के लिए, सिर्फ इस वाले ट्री के लिए कितने आए, कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, फैक्टोरियल 3। ऐसे ही इस वाले स्ट्रक्चर के लिए भी फैक्टोरियल 3, इस वाले स्ट्रक्चर के लिए भी फैक्टोरियल 3, इसके लिए भी फैक्टोरियल 3 और लास्ट वाले के लिए भी फैक्टोरियल 3। समझ में आया। तो अगर मैं डेटा एलिमेंट्स डालती हूँ तो मेरे पास हर केस में 3 फैक्टोरियल केसेस जनरेट हो सकते हैं। तो टोटल अगर बात करूं बाइनरी ट्री की, तो स्ट्रक्चर मेरे पास कितने पॉसिबल है, 5। और अगर उन स्ट्रक्चर में डेटा एलिमेंट की बात करूं तो मेरे पास फैक्टोरियल 3 पॉसिबिलिटी है, विच इज 30। आई थिंक क्लियर होगा। किसी को कोई डाउट है तो फटाफट बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद फिर हम एंड करते हैं। ठीक है मैम, क्वेश्चन क्लियर है अभी। सभी बच्चे ओके, डोंट राइट क्लियर, ओके हो गया। ओके, बस मैम एक चीज बची है, बस एक चीज और देख लेते हैं बच्चों। एक अच्छा, सपोज यहाँ पे तो 3 नोट से तो मैंने तो ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर लिए, 3 नोट से तो मैं आराम से आइडेंटिफाई करती हूँ, अब कर सकती हूँ। अगर मेरे पास 7 आते नंबर ऑफ नोट्स, तो ये खाली स्ट्रक्चर का फॉर्मूला एक मैं बता देती हूँ, देख लीजिएगा कि खाली स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने का एक फॉर्मूला होता है, विच इज 2n cn अपॉन n+1। ये खाली स्ट्रक्चर का है, ठीक है, ये खाली स्ट्रक्चर का है। अगर टोटल की बात करें तो यहाँ पे n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई जरूर कर दीजिएगा। यानी कि अगर मैं बाइनरी ट्री की बात करूं तो बाइनरी ट्री में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ट्री, अगर हमारे पास डेटा एलिमेंट गिवन है तो यहाँ पर n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई जरूर कर दीजिएगा। और इस स्ट्रक्चर को, ये जो फॉर्मूला जनरेट करता है, ये कैटेलन नंबर जनरेट करता है, कैटेलन नंबर, ठीक है। कैटेलन नंबर आप पढ़ सकते हो, मैथमेटिकल टर्म है। कैटेलन नंबर कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे कि ये जनरेट कर रहा है 1 2 5 आई थिंक 14, उसके बाद कुछ इस तरीके से कैटेलन नंबर होते हैं और उसका फॉर्मूला ये होता है। तो याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला खाली ये 5 जो हमने निकाला था ना, 5 टोटल नंबर ऑफ कितने स्ट्रक्चर्स आए थे 5, ये उसके लिए है। और n फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारे पास डेटा एलिमेंट्स हमें गिवन है, ठीक। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि अगर खाली 3 नोट्स गिवन होते और ये डेटा अगर गिवन नहीं होता तो आंसर क्या होता, 5। क्लियर।
आप मूव कर सकते हैं मैम, ठीक है। Okay, आई so थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। हाँ मैम, सभी का क्लियर नो डाउट आ गया है। नाउ एवरीवन, ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज मेंशन योर रोल नंबर in the chat box, full roll number. Meet Singh is very fast in writing the roll number as usual. Okay, very good. सब लोग लिख दो फटाफट, and then once you write it you can leave because the class is over for today. If anybody has a doubt you can remain back and then you can leave by writing your roll numbers. Thank you very much. Anmol, please switch off your mic. Thank you. Thank you, Manisha. Thank you, Siddharth, Akram. Thank you very much. Please be there for tomorrow's class morning.